हेलो स्टूडेंट, मैं वर्षा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिमालय एजू के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम कवर करेंगे आपका ओपन मार्केट माइक्रो इकोनॉमी का चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर आपका। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है मार्केट के अंदर, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। और इसके साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो भी हम कवर करेंगे। ये जो चैप्टर है आपके सीयूटी यूजी के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आपके जो बोर्ड के एग्जाम में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्रांजैक्शंस सुना होगा, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस होते क्या है, क्या होते हैं ये ट्रांजैक्शन? ये होते हैं लेन देन। क्या? लेन देन। अब ये लेन देन कुछ भी हो सकता है, ये डोमेस्टिक भी हो सकता है, घरेलू लेन देन, ठीक है, जो हम अपने देश के अंदर ही करते हैं। हम अगर ना कहीं रैपिडो वगैरह करते हैं, उसको हमने पेमेंट कर दिया। हम कहीं शॉप पे कहीं शॉपिंग करने गए, वहां पे हमने कुछ भी ग्रोसरी खरीदी, उसको पेमेंट कर दिया। हम देश के अंदर जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ गया, आता है आपका डोमेस्टिक, घरेलू ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। लेकिन ये जो आज चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे रहेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं। एक देश जो है हमारा, वो दूसरे देश के साथ में या जो भी जितने भी देश है उनके साथ में हम कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं, उन चीजों को क्या कहा जाता है, ये सब हम देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके अंदर होगा आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए, तो कुछ बेसिक चीजें हैं इसके अंदर, वो पहले देख लेते हैं, तो आपको आगे वाला चैप्टर है वो इजीली क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते कितने तरह के? ये होते हैं 7 तरह के। पहला होता है विजिबल आइटम, सेकंड होता है इनविजिबल आइटम, थर्ड है आपका ट्रांसफर इनकम, फिर फोर्थ है फैक्टर इनकम, फिफ्थ है बोरोइंग और लेंडिंग, और सिक्स्थ है इन्वेस्टमेंट, और सेवेंथ है आपका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अभी होते क्या है, एक एक करके समझते हैं। देखिए, विजिबल आइटम्स वो आइटम जो दिखते हैं। इसमें कौन सी चीजें आती है? ओनली आपके गुड्स आते हैं। क्या आते हैं? ओनली आपके गुड्स आते हैं, ठीक है। वहीं आपका जो इनविजिबल आइटम्स है, इसके अंदर ओनली आपकी सर्विसेज आती है। अब ये सर्विसेज कौन सी है? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक सर्विस हुई, या डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, ये भी सर्विस हुई। सर्विस जो है कि दिखती नहीं है लेकिन है, ठीक है, वो सर्विस, वो सेवाएं जो आप देते हैं या लेते हैं लेकिन दिखती नहीं है, वो आती है इनविजिबल में। और जो गुड्स क्या है? कोई भी चीज, कोई भी आइटम है, कपड़े हैं, जूते हैं, खाना है, पीना है, मशीन है, कुछ भी हो, जो विजिबल आइटम होते हैं, जिनको कहा जाता है गुड्स, ये आते हैं विजिबल आइटम्स के अंदर। ओके, अब आपका ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम को कह सकते हैं, देखिए, एक इसका नाम है यूनिलेटरल, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन भी इसको कहा जाता है। अब इसमें आती क्या क्या चीजें हैं मैं बता देती हूँ। फ्री की चीजें, जो भी फ्री का माल मिल रहा है हमें, या फिर हम फ्री का किसी को दे रहे हैं, किसी देश को दे रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि नेपाल में डिजास्टर आ गया था, ठीक है, तो इंडिया ने क्या दिया? उसको पैसे दिए उनकी हेल्प करने के लिए। या फिर कोविड के अंदर हमने दूसरे देशों के जो गरीब देश थे उनको हमने दवाइयाँ भेजी। या फिर कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है, वो कहीं बाहर पढ़ने गया तो उसको स्कॉलरशिप मिली। या फिर कह सकते हैं कि हम अगर इंडिया में रहते हैं तो हमें किसी ने गिफ्ट भेजा, या हमने किसी बाहर वाले को, जो फॉरेन के अंदर हमारा कोई रहता है, हमने उसको गिफ्ट भेजा। ठीक है, रेमिटेंस भी हो सकते हैं ये चीजें आपकी। या फिर आपने पर्सनली, कोई फॉरेन में रहता है उसकी हेल्प की, या फॉरेन में कोई आपका रहता है उसने पर्सनली आपकी हेल्प की। ये सारा किस में आता है? फ्री, जो चीज फ्री की है वो आता है आपका ट्रांसफर इनकम के अंदर। अब देखिए, फैक्टर इनकम के अंदर क्या आता है? फैक्टर इनकम के अंदर आता है जो आपने मेहनत से कमाया है, ठीक है। अब इसके अंदर आती है आपकी इनकम, ठीक है, इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। पर आती कैसे वो समझाते हैं। कि मैं जैसे, या फिर आपका कोई रिश्तेदार अगर फॉरेन में काम कर रहा है, तो फॉरेन की कंपनी है, उसमें उसमें काम कर रहा है, तो उसको मंथली इनकम तो मिलेगी ना, वो आती है आपके फैक्टर इनकम के अंदर। और कोई फॉरेन पर्सन है, वो अगर इंडिया के अंदर काम कर रहा है, तो भी हम उसको पैसे तो देंगे ना, फ्री में तो काम करवाएंगे नहीं, वो भी आपका फैक्टर इनकम के अंदर आता है।
उसके अलावा अगर आप कोई फॉरेन की कंपनी है और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर, ठीक है, और वहां से जो आपको प्रॉफिट मिला है वो भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा आपने कहीं लोन दिया है, पैसे दिए हैं, ठीक है, उसका जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बाहर से वो भी इसके अंदर आता है। सेम ये इंडिया के अंदर भी अगर लागू होता है, ठीक है, आपको उसको रिवर्स कर दीजिए ये। अब अगला है आपका कि बोरोइंग एंड लेंडिंग। अब इसमें क्या आता है, बोरोइंग मतलब है कि हमने क्या है, हमने लोन लिया है किसी देश से, ओके। लेंडिंग आता है कि हमने क्या दिया है, लोन दिया है, ये चीजें आती है इसके अंदर। उसके अलावा आपका आता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या किसी कंपनी ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया है, फॉरेन कोई कंपनी है, या हमारी कंपनी ने फॉरेन में कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई कंपनी की ब्रांच ओपन की है। लेकिन ये भी दो तरह की होती है, एक होती है पोर्टफोलियो, ठीक है, और दूसरी होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये होता क्या मैं बता देती हूँ। पोर्टफोलियो ना वो होती है, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है कि आप मान लीजिए कि आपने कोई बाहर की फॉरेन की कंपनी है, वहां पे आपने शेयर्स खरीदे हैं, तो वो आपका किस में आएगा, वो पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। एफडीआई में क्या आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा कि आपने अपनी कंपनी या फिर कंपनी की ब्रांच फॉरेन में ओपन की है, वो सब आएगा आपका एफडीआई के अंदर, ओके। सेम अगर कोई बाहर की कंपनी ने हमारे यहाँ पे क्या किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे पेप्सी है, पेप्सी हमारी कंपनी नहीं है इंडिया की, लेकिन वो बाहर की फॉरेन की कंपनी है, उसने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी आपके एफडीआई के अंदर आएगा। या फिर कोई बाहर की कंपनी है, उसने हमारी कंपनी के यहाँ से किसी ने शेयर खरीदे हैं, तो वो आएगा पोर्टफोलियो के अंदर। ये उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, तो ये तो सारे हो गए आपके इंटरनेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर ये सारी चीजें आती है। अब आपको बताते हैं कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये क्या होता है। देखिए, होता यह है कि हमारी आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, हमारी तो आरबीआई है यहाँ पे। आरबीआई ने अपने डॉलर जो थे वो सेल किए। अब सेल किसको किए, देखना, सेल किए फॉरेक्स, ठीक है, मैं सीधा लिखूंगी, फॉरेक्स मार्केट को क्या किए, सेल किए। अब अगर इसने डॉलर सेल किए हैं, ठीक है, अब ये जो मार्केट है ना, ये हमारा घरेलू मार्केट ही है, समझ लीजिएगा, हमारा ही मार्केट है। उसमें क्या किया है कि डॉलर का क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दी, ठीक है। तो अब आरबीआई के पास में, पेन चेंज करते हैं, आरबीआई के पास में डॉलर की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, ठीक है। तो अगर इसके पास बड़ा है तो क्या हुआ है, इसके पास में पैसा आया है, रिसिप्ट, ठीक है, इसको क्रेडिट भी कह सकते हैं, और एक इसका दूसरा नाम है रिसिप्ट, रिसिप्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्रेडिट को रिसिप्ट भी कहा जाता है, रिसिप्ट को क्रेडिट भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर कहीं आपको डेबिट लिखा हुआ आ जाए ना, तो डेबिट का मतलब होता है कि जेब से पैसा गया, ठीक है, तो उसका मतलब पेमेंट भी होता है, तो ये चीजें कंफ्यूज मत होइएगा। और मैं जहां जहां लिखूंगी वहां मैं क्रेडिट और डेबिट लिखूंगी, वहां पे मैं रिसिप्ट या पेमेंट नहीं लिखूंगी, लेकिन इनका मतलब सेम ही होता है। तो क्या हुआ, जो ये हमारा मार्केट था, वहां पे क्या हुआ, वहां तो पैसा आया है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट, ये जो आरबीआई डॉलर को सेल कर रही है या खरीद रही है, जो भी चीजें करते हैं, ये रिकॉर्ड किसके अंदर किया जाता है, ये रिकॉर्ड आपका किया जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे हमारे खुद के मार्केट में ही ट्रांजैक्शन हो रहा हो, ठीक है, आरबीआई के थ्रू वो डॉलर वहीं बेच रही हो, फिर भी यही वही रिकॉर्ड किया जाएगा। रीजन क्या है, रीजन है इसमें डॉलर, फॉरेन करेंसी है ना, कर तो डॉलर को सेल रही है ना, ठीक है, फॉरेन रिजर्व को सेल कर रही है। तो ये भी कहाँ आएगा, आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर ही आएगा, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के अंदर ये चीजें नहीं आएगी। अब मैंने ये आपको क्यों समझाया है, समझाने के रीजन बताती हूँ। अब ये सारी जो चीजें है ना, इसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन से अकाउंट में रखती है, किस बैलेंस में इसको रखती है, उसको क्या कहा जाता है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है इनको कहा जाता है आपके बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए मैंने आपको सारा समझा दिया कि किसका क्या मतलब होता है और किसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। ऊपर से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक करंट होता है, एक कैपिटल होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन मैं अभी आपको वो क्यों बता रही हूँ, रीजन बताती हूँ। रीजन ये है
कि आपके जो करंट अकाउंट है उसके अंदर इन सातों में से कौन सी चीज आती है, पहले वो बता देते हैं। उसके अंदर इन सातों में से विजिबल, इनविजिबल, ट्रांसफर, फैक्टर और ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें तो आपकी किसके अंदर आती है, आपकी करंट अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है। वहीं आपकी बोरोइंग, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सब आता है आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। याद रखिएगा ये किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये आप आगे समझेंगे क्यों आता है, ठीक है। चलो यहाँ क्लियर हुआ। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो देखिए ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन। यह एक प्रेजेंटेशन एक देश और शेष विश्व के बीच आर्थिक संबंधों, मुद्रा मूल्यांकन, ठीक है, मुद्रा का मूल्यांकन मतलब उसको क्या है, काउंट करना, और व्यापार के गणित को स्पष्ट करेगा। ओके, समझ गए आप। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि आर्थिक लेन देन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक विवरण है। ये समझ लीजिएगा, ये ओनली, आप नहीं कह सकते ओनली वस्तुओं का, नहीं, इसको और क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का क्या है, एक विवरण है, एक लेन देन का क्या है, विवरण है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये आप सारा कंसेप्ट समझ गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस ऑफ जो ना पेमेंट होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। इसके दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपका पहला है करंट अकाउंट, जिसमें दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। अब इसमें भी क्या डिफरेंस होते हैं वो समझ लेते हैं। मैंने करंट अकाउंट का आपको बताया था, जो स्टार्टिंग के जो चार थे, मैं बता देती हूँ वापस आपको, ठीक है। जो जो ये स्टार्टिंग के चार थे, विजिबल, इनविजिबल, ट्रांसफर और फैक्टर, ये आते थे आपके करंट में, ठीक है। वहीं आपके बोरोइंग, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट और चेंजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आता था आपका कैपिटल के अंदर। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको पहले करंट पढ़ लेते हैं, करंट की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का आयात, निर्यात और एक तरफा क्या है आपका, एक तरफा क्या है, हस्तांतरण, मतलब आपको कह सकते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। मैंने यूनिलेटरल ट्रांसफर आपको पढ़ाया था, वो चीजें, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होती है, वो चीजें जो फ्री की मिलती है, ठीक है। अब करंट अकाउंट का मतलब मैं सिंपल सा बता देती हूँ कि रोज के जो लेन देन होते हैं ना, करंट रोज के जो लेन देन हुए एक दूसरे देश के बीच में, वो आते हैं आपके करंट अकाउंट के अंदर। ओके, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है गुड्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस का भी होता है, और आपका क्या आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसमें गिफ्ट्स, रेमिटेंस, ये सारी चीजें जो आती है फ्री की चीजें होती है, ठीक है। ये सारी इसके अंदर आती है। वहीं आपके कैपिटल अकाउंट में क्या है, वो खाता है जो सरकार या निवासियों की संपत्ति या देनदारियों, एसेट्स या फिर आपकी लाइबिलिटीज को बदलता है। याद रखिएगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज को बदलता है। अब इसके अंदर क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पढ़ाया था किसके अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ गया यहाँ पे, और आपका ऋण, बोरोइंग और लेंडिंग वाला पढ़ाया था। तो ये आप डिफरेंस समझ गए कि किसके अंदर कौन सी चीजें आएगी और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा कि जो करंट अकाउंट होता है ना, वो अभी की चीजें बता रहा होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट में लेन देन कर रहे हैं। जैसे आपने कुछ चीज ऑर्डर की, जैसे आपने कहा कि amazon.in, अगर .in करते हैं ना, तो वो जो चीजें हैं आप ऑर्डर कर रहे हैं वो इंडिया के ही किसी मार्केट के या किसी के अंदर से ही आपको ट्रांसफर होगी। लेकिन एक वेबसाइट इनकी अलग भी होती है अमेजोन की, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही है। उसमें अगर आप कोई चीज मंगाते हैं तो ये यूएसए, फ्रांस वगैरह जहां पे वो चीज मिलती है ना, वहां से आपको ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। आप अगर दुबई से फोन मंगाते हैं तो वो क्या है आपका, वो आपका आएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर आएगा, क्योंकि आपने फॉरेन से वो चीजें मंगवाई है। तो ये जो चीजों का लेन देन होता है ना रोज का, ये करंट के अकाउंट के अंदर आता है। लेकिन आपको फ्यूचर के लिए जो चीजें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई चीजों का लोन देते हैं इंटरेस्ट के लिए, शेयर्स खरीदते हैं, ये सारी आती है कैपिटल अकाउंट के अंदर। करंट रोज का काम है, लेकिन कैपिटल फ्यूचर का सोच के करता है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इसका डिफरेंस। पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट भविष्य के दावों, फ्यूचर क्लेम्स को प्रभावित करता है, जबकि चालू खाता, करंट अकाउंट वास्तविक प्रवाह को दर्शाता है, ठीक है। चलिए समझ लिया इस चीज को। अब हम आते हैं कि ये तो हमने चीज समझ ली कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स करंट और कैपिटल होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है, सारी हमने समझ ली किसका क्या मतलब होता है। अब क्या हो कि अब मैं ये कहूँ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, अब कभी इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्बैलेंस भी हो सकता है,
ठीक है, अस्थिर भी हो सकता है। तो इसको स्थिर करने के लिए क्या काम किए जाते हैं, कौन सी चीज इस पे इफेक्ट करती है, कौन सी चीज इस पे इफेक्ट नहीं करती। देखिए ये दो तरीके से होती है, हम पढ़ेंगे इसको। एक तो होता है ऑटोनोमियस और वर्सेस अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ये होते क्या, जरा इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं इनका मोटिव क्या होता है, लाभ के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ओनली प्रॉफिट को देख के ही ये चीजें की जाती है। अब इसका असर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इन पे किसी चीज का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, ये इनको क्या ध्यान में, इनको ये है कि हमें क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये आपके करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है ब्याज का अंतर, इंटरेस्ट के कारण पूंजी का प्रवाह। पोजीशंस क्या होती है, आइटम्स अबाउ द लाइन कहा जाता है इसे। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो बीओपी घाटे या अधिशेष के कारण बनता है। क्या होता है इसका इम्पैक्ट, कैसे होता है कि ये बीओपी घाटे या अधिशेष के कारण बनता है, याद रखिएगा। लेकिन इस पे तो कोई असर नहीं हुआ, चले हमने मान लिया। ठीक है, इस पे तो ये तो इसका क्या काम है, इसको तो बस प्रॉफिट देखना है, चाहे कैपिटल में हो चाहे करंट में हो, जो भी चीजें हैं ये प्रॉफिट मोटिव से ही काम करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्या होता है, इसका मोटिव होता है कि बीओपी को अगर इम्बैलेंस हो रखी है तो उसको बैलेंस में लाना। ठीक है, क्या करना, उसको बैलेंस में लाना। इसके एग्जांपल है ऑफिशियली रिजर्व से निकासी या जमा करना, या पोजीशन होती है बिलो दी आइटम लाइंस कहा जाता है। मैं थोड़ा सिंपल से समझा देती हूँ आपको, देखो एक टेबल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, ये हो गई, ये हो गया आपका कर, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। ओके, ये हो गया आपका करंट। ठीक है, करंट अकाउंट हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसको मैं दो में डिवाइड कर देती हूँ, ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका डेबिट हो गया। डेबिट को हमेशा डीआर लिखा जाता है, याद रखिएगा। ये आपका क्रेडिट अकाउंट, ये आपका डेबिट अकाउंट। ठीक है, इसमें आइटम्स आते गए, ऐड करते गए, इसमें भी जो भी देना है दे दिया, जो भी रिकॉर्ड थे सारे आप इसमें कर दिए। अब ये जो चीजें होगी ना सारी यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये किसके अंदर आएगी, ये आएगी आपकी ऑटोनोमस आइटम्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। लेकिन अब इनमें बैलेंस है या नहीं है, कोई ज्यादा है कोई कम है, इनको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना पूरी शीट को। तो लास्ट में अगर इनको पूरा कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पे जब यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, और अगर यहाँ पे बीओपी इम्बैलेंस आ जाए, तो यहाँ पे अगर बैलेंस करना हो तो वहां पे काम कौन करता है, वहां पे आपका काम करता है अकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको बीओपी को बैलेंस किया जाता है, यहाँ पे ये काम करेगा। ठीक है, अब हमारी जो आरबीआई होती है वो इसमें क्या करती है, वो क्या करेगी, इसको बैलेंस करने के लिए या तो हमारे जो डॉलर है वो बेचेगी, मार्केट फॉरेन रिजर्व जो होता है या तो बेचेगी या फिर खरीदेगी उसको बैलेंस करने के लिए, कैसे भी। लेकिन ये हमेशा क्या है, एक ध्यान रखिएगा, बीओपी क्या होती है, हमेशा बैलेंस में रहेगी। भले यहाँ पे कुछ भी चल रहा हो ऊपर, लेकिन लास्ट में अब पूरा जब उसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो हमेशा क्या आनी चाहिए, बैलेंस में ही आनी चाहिए। ऑलवेज क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, इम्बैलेंस्ड कभी भी नहीं होती है। अगर होगी तो आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी या फिर खरीदेगी फॉरेन रिजर्व को, वो बैलेंस करने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन ये बैलेंस में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब क्या है, आधिकारिक आरक्षित लेन देन, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, जब मौद्रिक प्राधिकरण, मॉनेटरी अथॉरिटी आधिकारिक भंडार में बदलाव करता है। मैं जैसे आपको समझा दिया इस चीज का कि क्या करेगी आरबीआई, या तो डॉलर को बेचेगी या खरीदेगी। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं फॉरेन रिजर्व को या बेचेगी या खरीदेगी, बीओपी को बैलेंस करने के लिए वहां पे इंटरफेयर करेगी आरबीआई। ठीक है, और करना ही पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए। ओके, चलिए, ओके आप ये समझ गए। अब ये चीजें होती क्यों है, मैं थोड़ा ये समझा देती हूँ कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, कि बीओपी है इम्बैलेंस में क्यों आ जाता है। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से बीओपी क्या है इम्बैलेंस में आ सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज की। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि आपने कई बार एक बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम भी सुना होता है, इसका क्या मतलब होता है, कभी सुना है नहीं। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हम समझ गए, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हम समझ गए क्या होता है, कि हमारा देश दूसरे देशों के साथ में जितना भी ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, उसका जो हिसाब किताब कहाँ लिखा होता है। एक मैं आपको चीज बता देती हूँ, डेबिट और क्रेडिट का मैंने बता दिया, एक बार वापस बता देती हूँ आपको। क्रेडिट क्या होता है, कि पैसा है वो आया है आपकी जेब के अंदर। ठीक है, चाहे हम किसी ने हमें दिया हो, हमारे देश को किसी ने पैसा दिया हो, या अब ये आता कैसे, थोड़ा समझा देते हैं। आपने कभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नाम सुना है,
पेज लेते हैं आप थोड़ा, ठीक है। देखिए देखिए, ये है कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये क्या है, हमारा इंडिया है, ये कोई फॉरेन कंट्री है, कोई यूएसए वगैरह कुछ भी है, ठीक है, यूएसए मान लेते हैं। अब क्या किया हमने, इनको क्या है, माल बेचा है, हमने बेचा है, तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट को क्या लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है। तो हमने क्या, इनको माल बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, तो इन्होंने हमें बदले में क्या दिया है, इन्होंने हमें बदले में डॉलर ही देगा, ठीक है, हमें क्या दिया है, डॉलर दिया है। तो हमारे अकाउंट में पैसा आया है, अगर हमारे अकाउंट में पैसा आया है तो इसको कहा जाता है क्रेडिट, या फिर कह सकते हैं रिसिप्ट। ओके, लेकिन अगर यूएसए से हमने सामान खरीदा है, तो हमने किया है इंपोर्ट, क्या किया है, इंपोर्ट, इसको कहा जाता है, एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर हमने खरीदा है तो हमने इसको क्या दिया है, पैसे दिए हैं, हमने डॉलर दिए हैं, क्योंकि डॉलर में ही है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, इसको सबसे सेफ मनी माना जाता है, ठीक है। आजकल और दूसरे ना करेंसीज में भी है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे हम तेल वगैरह लेते हैं अरब कंट्री से, तो हम रुपीज में भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने इनको क्या है, पैसे दिए हैं, तो हमारे अकाउंट से क्या हुआ है, डेबिट, क्या है, पैसा गया है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बीच में मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है सारा। ओके, चलिए आपको डिफरेंस पे चलते हैं सीधा। अब मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये किसी विश्व, किसी देश और शेष विश्व, जो पूरा जो दूसरे देश है के बीच सभी आर्थिक लेन देन का विवरण है। मैंने समझाया, हम और कोई दूसरे देश है उनके साथ में हम क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब इसमें कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं, इसमें विजिबल भी होते हैं, इसमें इनविजिबल भी होते हैं, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में यह केवल भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात का हिसाब है। आयात और निर्यात आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हिंदी में आयात और निर्यात कहा जाता है। अब इसमें आपकी ओनली विजिबल जो आइटम्स है वही इंक्लूड होती है, फिजिकल जो गुड्स है, ठीक है, ओनली विजिबल आइटम लाइक फिजिकल गुड्स ही इंक्लूड होते हैं, इनविजिबल आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। दूसरी बात बताते हैं, मैंने क्या कहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। ऊपर कितनी भी गड़बड़ चले, नीचे कैलकुलेशन क्या है, शीट जब पूरी देख रहे हो तब वो बैलेंस में होनी चाहिए, नहीं हो तो गवर्नमेंट है या आरबीआई हमारी जो है वो करेगी इसको, ठीक है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये क्या होता है, ये आपका बैलेंस भी हो सकता है, इम्बैलेंस भी हो सकता है, और आपका स्थिर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इसकी तरह नहीं होगा, हमेशा बैलेंस में रहेगा। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब जो विजिबल है ना आइटम्स है, फिजिकल गुड्स है, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। और इनविजिबल जो आइटम्स है, सभी प्रकार की सेवाएं, इसमें क्या होती है, सर्विसेज होती है। ओके, अब जो है एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं कि जो बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड के केवल वस्तुओं को देखता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट वस्तुओं और सेवाएं दोनों को देखता है। ये सर्विसेज और क्या आपकी जो गुड्स होगा उसको दोनों को देखेगा, विजिबल और इनविजिबल के अंदर वो चीजें आती है। ओके, चलिए आप डिफरेंस समझ गए। ये डायरेक्ट आपको पूछने के लिए एग्जाम में आ सकता है कि इनमें डिफरेंस बताइए क्या क्या होते हैं, तो ये आपको क्लियरली वहाँ एग्जाम्पल समेत लिख के आना है, ठीक है। चलिए, अब कुछ ऐसे ना वर्ड्स देखते हैं जो इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो काम कैसे करता है, वो चीज देखेंगे। इसमें है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वह दर जिसपे एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के रूप में मापी जाती है। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है कि $1 के मुकाबले हमारा पैसा कितना है, 80 रुपए, बस कितना है, 80 रुपीज है। यही देखा जाता है कि एक जो रुपी पैसा है, एक मुद्रा है, उसको दूसरी मुद्रा के कंपैरिजन में कितना देखा जाएगा, उसको कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिंपल सा है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के संदर्भ में, प्राइस ऑफ वन करेंसी इनटू टर्म्स ऑफ अनदर, यह वह दर है जो हम बैंकों या मुद्रा परिवर्तकों, मनी चेंजर्स के पास देखते हैं। अब एक नोट पढ़ लीजिए, यह केवल मुद्राओं की अदला बदली का अनुपात है, याद रखिएगा। इसमें महंगाई, इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन या क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर का, परचेसिंग जो पावर होती है वो शामिल नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। क्या होती है, वो शामिल नहीं होती है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और सिंपल सा है कि $1 के मुकाबले हमारा पैसा कितना है, 80 रुपए है, ठीक है, वो हमें लिखना है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है। अब मैं थोड़ा इनको
आपको जो नॉमिनल मैंने आगे बताया था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, उसका थोड़ा डिफरेंस समझा देती हूँ आप, तो आपको आगे अगर इन दोनों में डिफरेंस आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए इसको सिंपल पढ़े, नीर बदनाम ईर, ईर पढ़ सकते हैं, रीर पढ़ सकते हैं, मुद्रा की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ करेंसी। कैसे? देखिए नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये क्या होती है? ये मूल्य स्तर, प्राइस लेवल में बदलाव को ध्यान में रखते बिना एक मुद्रा की ताकत को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में नापता है। मैंने साफ कहा आपको, क्या कहा कि $1 है, 80 रुपए का अपना समझ लीजिए अपना रुपीज है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, उसको मापती है ओनली, ठीक है। अब इसका फोकस कौन करता है? केवल विनिमय दर पर। एक्सचेंज क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए, ये काम बना ओनली फोकस करता है, ये विनिमय दर एक्सचेंज रेट पे ही ओनली फोकस करेगा। किस पे करेगा? ओनली इसका फोकस कहाँ होता है? आपका फोकस एक्सचेंज रेट पे ही इसका फोकस रहेगा। वही जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज होता है, असली खेल इसका है, ठीक है, बताता यही है कि रियल में चीजें है क्या। अब ये क्या है? ये दुनिया के विभिन्न देशों में मूल्य स्तर, प्राइस लेवल में बदलाव को ध्यान में रखते हुए मुद्रा की ताकत को निर्धारित करता है। ये नहीं करता था, लेकिन ये पूरा क्या करेगा कि कितना पूरे दुनिया में कितना क्या चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करेगा, ठीक है। बदलाव में ध्यान में रखते हुए मुद्रा की ताकत को निर्धारित करेगा। मुद्रा की ताकत कितनी है, कम हो गई है, ज्यादा हो गई, ये रियल बताएगा। ये रियल नहीं बताता है, लेकिन ये रियल बताएगा। इसका फोकस होता है एक तो एक्सचेंज रेट पे, एक महंगाई और कीमत बढ़ी है या घटी है, ये सारी चीजें देखेगा। महंगाई बढ़ी है, घटी है, कीमत बढ़ी है, घटी है, और एक्सचेंज रेट को भी ध्यान में रखेगा। लेकिन ये सिर्फ एक्सचेंज रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट नोट कि रीर एक अधिक सटीक माप है, सटीक माप है, क्योंकि ये देशों के बीच वस्तुओं की वास्तविक लागत रियल कॉस्ट की तुलना करता है। रियल कॉस्ट कौन बताता है हमें कि क्या है? वो बताता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, हमें ये चीज बताता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। क्या होता है कि कुछ जो चीजें होती है हमारी, ठीक है, मार्केट कह सकते हैं कि फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब क्या होती है कि कुछ जो चीजें होती है वो गवर्नमेंट या आरबीआई वगैरह तय नहीं करती है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहती है कि मार्केट में कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई होनी है, ठीक है, वो उस चीजों पे डिपेंड रहती है। इसके कहा जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यहाँ पे जो आपकी आरबीआई होगी, सेंट्रल बैंक होगी या फिर गवर्नमेंट होगी, वो इंटरफेयर नहीं करती है। इसमें जो भी रेट्स तय की जाएगी वो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए की जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ है एक, ठीक है, ये क्या की जाएगी, आपकी मार्केट की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए की जाएगी। इसमें सप्लाई है वो बढ़ भी सकती है, इसमें डिमांड भी है वो भी बढ़ सकती है। और इसको नापा किस पे जाता है? इसको नापा जाता है आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज और आपकी क्वांटिटी, मतलब यूनिट्स कितनी आपको बनानी है, कितनी आपको चीजें बनानी है। अब क्या हो सकता है, डिमांड ज्यादा हो सकती है, सप्लाई कम हो सकती है, इसमें सप्लाई ज्यादा हो सकती है, डिमांड कम हो सकती है, या दोनों स्थिर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? दोनों स्थिर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए डीडी कर्व हमें क्या बताता है, ठीक है, जो मुद्रा की मांग क्या बताएगा, क्या बताएगा हमें? मुद्रा की मांग को बताता है। एसएस कर्व क्या बताता है हमें? एसएस बता रहा है हमें सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति। वही इंटरसेक्शन ई क्या बताता है? संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम। मैंने क्या कहा था, दोनों स्थिर भी हो सकती है। उसके अलावा ओ आर क्या बता रहा है हमें इसके अंदर? वो हमें बता रहा है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को बता रहा है, ठीक है। तो ये चीजें समझ के, ये ग्राफ एक्चुअली पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है आपको कि ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कैसे इसको देख सकते हैं। ये ओनली डिमांड और सप्लाई मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। गवर्नमेंट और आरबीआई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है, कि कुछ भी है ना पहलू हो सकते हैं। देख लीजिए, इस प्रणाली में सरकार या केंद्र बैंक दरों को तय नहीं करती, यह पूरी तरह बाजार पर निर्भर करता है। ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए फटाफट अगला देखते हैं। फिर है वास्तविक विनिमय दर का गणित। मैंने रियल एक्सचेंज का बताया था कि वही हमें बताता है कि दुनिया में महंगाई सच में कितनी बढ़ रही है, घट रही है, हमारी कीमतों के हमारी चीजों के मुकाबले दूसरे देश में उन चीजों की क्या प्राइस है, नहीं है, एक्सचेंज रेट कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये हमें रियल एक्सचेंज रेट बताती है।
ठीक है, नॉमिनल नहीं बताती, रियल बताती है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। डिकोडिंग रियल एक्सचेंज रेट, ये विदेशी कीमतों और घरेलू कीमतों, हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारी कीमत होती है का अनुपात है, रेशियो ऑफ फॉरेन प्राइसेस टू डोमेस्टिक प्राइस, ये याद रखिएगा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू ई इंटू पी एफ अपॉन पी। मैं सिंपल सा बता देती हूँ क्या है यहाँ पे। ई क्या है, ये समझ लीजिए कि $1 के मुकाबले हमारा पैसा कितना है, हमारा रुपीस कितना है, ठीक है, वो चीज है रियल में अभी फिलहाल में कितना है, ठीक है। और पीएफ क्या है, पीएफ आप मान लीजिए कि यूएसए में कोई कॉफी है उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। और हमारे देश के अंदर उसी कॉफी की कीमत कितनी है, ठीक है, इंडिया के अंदर, कहाँ है, इंडिया के अंदर उसी कॉफी की कीमत कितनी है, सेम कॉफी की कीमत हमारे इंडिया में कितनी है, यूएसए में कितनी है, और फिलहाल अभी $1 के मुकाबले हमारा जो रुपी है वो कितना है, रियल चीजें अभी की बताएगा, ये इसका फॉर्मूला है। तो पढ़ लेते हैं। ई क्या बताता है आपको, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बताता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि ये तो फिक्स होती है आपकी, जैसे आपको कह दिया $1 के मुकाबले कितने, 80 रुपए, ठीक है, ये चीज हो गई, ये नॉमिनल में आएगा, सॉरी ये आपका आएगा नॉमिनल में, ये प्रेजेंट का नहीं आएगा, ओके, ठीक है। फिर है पीएफ, पीएफ है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे मैंने बता दिया आपको। और पी क्या है आपका, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंडिया में उसी कॉफी की कीमत कितनी है। और सॉरी आपको मैंने बताया था कि ई जो होगा वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगी, जो अभी फिलहाल जो चल रही है $1 के मुकाबले अपना रुपी कितना है वो इतना ही रहेगा, ठीक है, ओके, इसमें कोई चेंज नहीं हो। यह सूत्र हमें बताता है कि विदेशों में सामान हमारे देश की तुलना में कितना महंगा और सस्ता है, बस यही बताएगा कि उस कॉफी की कीमत हमारे देश में कितनी है या उस देश में कितनी है, महंगी है या सस्ती है, सिंपल सी चीज है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद कर लीजिएगा, क्या है, यदि रियल एक्सचेंज रेट 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि विदेशी सामान घरेलू सामान की तुलना में महंगा है। अगर इसकी कैलकुलेशन आपकी रियल एक्सचेंज रेट की 1 से ज्यादा आ जाती है तो हमेशा समझ लीजिए जो विदेशी सामान है, जो बाहर का सामान है, जो बाहर की कॉफी है, वो हमारी घरेलू की तुलना में क्या है, महंगी है। क्या है, घरेलू सामान की तुलना में क्या है, वो महंगी है, हमें वो सस्ती मिल रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इस पे और आगे बढ़ते हैं और एक चीज और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर पार्टी, ठीक है, पीपीपी, इसको सिंपल सा कहते हैं पीपीपी, ठीक है। अब ये है कि हमें जो एक्सचेंज रेट है उसमें हमें कितना परचेज करना है, हमें क्या खरीदना है क्या नहीं करना, परचेसिंग पावर को बताता है। क्या है, सिंपल सी है कि परचेसिंग पावर को बताता है। तो थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। ये विभिन्न देशों में मूल्य स्तरों का अनुपात है जो व्यापारिक देशों की क्रय शक्ति परचेसिंग पावर को दर्शाता है। सीधा फॉर्मूला आएगा पूछने के लिए दिया है, इसका है R इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है। R क्या है, इसमें R दर्शा रहा है आपका परचेसिंग पावर, पीपीपी को पूरा, जिसमें आपकी है रेट ऑफ एक्सचेंज, क्या है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी रेट क्या है। पीएक्स क्या है आपका, पीएक्स हमारे घर की चीजें, अब मान लीजिए कि प्राइस लेवल किसका, इंडिया का, ठीक है, ओके। और अपॉन पीवाई, पीवाई मान लीजिए कि प्राइस लेवल किसका, यूएसए का या दूसरी जो भी कंट्री है हम जिसके साथ कर रहे हैं एक्सचेंज, ठीक है, वो। अब ये एक ही वस्तु की कीमत दोनों देशों में समान होनी चाहिए जब उसे एक ही मुद्रा में बदला जाए। अब इसका मोटिव क्या होता है पीपीपी का, पीपीपी का मोटिव ये होता है कि हमने क्या देखा था, कॉफी की कीमत हमारे यहाँ कम थी, बाहर ज्यादा थी, पर ये क्या कहता है कि हमारे क्या हो, उस कॉफी की कीमत हमारे देश में भी सेम हो, उस कॉफी की कीमत यूएसए में भी सेम, ठीक है। मतलब हम अगर एक्सचेंज कर रहे हैं कोई भी चीज तो वो चीज की क्या हो, उस चीज की उस पैसे की कीमत क्या हो, हर जगह सेम रहे, ठीक है, ये कोशिश ये करता है। अब पीपीपी सिद्धांत बताता है कि विनिमय दर अंत में दो देशों में कीमतों को बराबर करने के लिए समायोजित किया जाता है। कीमतों को क्या है, कॉफी की जो कीमत थी वो दोनों देशों में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यूएसए में अगर 50 रुपए है तो दिल्ली में भी 50 रुपए ही होनी चाहिए, ठीक है, दिल्ली में 100 रुपए नहीं होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं यूएसए में 100 रुपए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब फटाफट आते हैं लास्ट पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो आप ध्यान से पढ़िएगा, और डायरेक्ट ही आपके बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट आपको पूछा जाता है और फॉर्मूले समेत आपको एक्सप्लेन करना होता है, जिसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्या कहा जाता है आपका, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो चलिए पढ़ते हैं। इसे ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। ये निर्यात में बदलाव के कारण आय में बदलाव को दर्शाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ये इनकम का है, ठीक है, ये क्या साइन है, इनकम का, एफ टी आपका, फॉरेन ट्रेड इज इक्वल टू 1/1 - C 1 - T + M। सिंपल सा बता देते हैं, इसमें जो
FTM है, विदेशों व्यापार गुणक, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है। डेल्टा जो एक्स है, डेल्टा हमेशा चेंज को दर्शाता है, जहां पे भी डेल्टा लिखा हुआ है वो चेंज को दर्शाता है। अब चेंज किसमें, आपका निर्यात, कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आया है, बढ़ी है या घटी है, ज्यादा खरीदे हैं कम खरीद रहे हैं। एम क्या है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ठीक है, क्या है, आपने आपने इनकम बढ़ने के साथ में आपने कितनी खरीदारी करी है, इंपोर्ट किया है चीजों को। या फिर टी क्या बताएगा, टी बताएगा प्रोपोर्शनेट टैक्स रेट, क्या है आपका, प्रोपोर्शनेट टैक्स रेट, अनुपातिक कर दर, जो गवर्नमेंट हम पे जो टैक्स लगाती है उन चीजों पे, ठीक है। उसमें सी क्या है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम बढ़ने पर आपने कितना उपभोग किया है, कितना खर्चा है, वो सी बताएगा। इसका मतलब समझ गए। और डेल्टा क्या है, डेल्टा मैंने हमेशा बताया है चेंज को दर्शाता है, तो चेंज इज इक्वल टू, अगर इनकम में चेंज हुआ है तो क्या है आपका, आपका किस में चेंज हुआ है, आपका एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में आपका चेंज हुआ है इनटू FTM, क्या होगा आपका, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ये इसका फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। आयात M और कर T गुणक के प्रभाव को कम करते हैं, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के से बाहर चला जाता है, क्या है, लीकेज हो जाता है, बाहर चला जाता है, इसलिए क्या करती है, इसको अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाता है, इसको क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है, ओके। चलिए ये हो गया। अगला फटाफट देख लेते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज जो रेट रिज्यूम क्या होता है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो अपने जो भी हम ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं इकोनॉमी में, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में, के स्थिर है नहीं है, इम्बैलेंस है नहीं है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है चीज़ों के अंदर, ठीक है। जहाँ पे फ्लेक्सिबल के अंदर क्या था कि मार्केट की डिमांड और प्राइस पे ही, मार्केट के सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता था, RBI और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर करती है, वो डिसाइड करती है कि क्या चीज कितनी होनी चाहिए, किस रेट के हिसाब से होनी चाहिए। चलिए, विनिमय दर को मौद्रिक अधिकारियों, मॉनेटरी अथॉराइज द्वारा स्थिर या फिक्स्ड रखा जाता है, फिक्स्ड कर दिया जाएगा, जिसको ब्रिटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है, कि विभिन्न देशों में अपनी मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर US के साथ पैक कर दिया जा, स्थिर किया। US का मूल्य सोने के साथ स्थिर था। देखिए, होता है कुछ चीजें की स्थिर कर दी जाती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यूएसए ने क्या कहा है, यूएसए ने कहा है कि जो मेरा डॉलर है ना, वो किसके ऊपर है ना डिपेंड रहेगा, वो गोल्ड के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। पैसा घटा नहीं घटा बढ़ा, उसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो गोल्ड के साथ में उसको स्थिर कर दिया गया है, गोल्ड के हिसाब से वो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, ओके। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, यदि मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, समझ लीजिए हमारा पैसा क्या है, रुपीस है, अगर गिर गया, रुपीस गिर गया तो क्या होगा, बाय ओन करेंसी, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बाय ओन करेंसी, हम जो है खुद करेंगे, क्या करेंगे, प्राधिकरण अपनी मुद्रा खरीदता है तो हम खुद की क्या करेंगे, करेंसी खरीदेंगे, ठीक है। उसके अलावा यदि मुद्रा का मूल्य घटता है, यदि रुपीस क्या है घट जाए, ठीक है, मुद्रा का मूल्य क्या हो अगर घट जाए, तो क्या होगा इसमें, देखिए, प्राधिकरण अपनी मुद्रा को बेचता, सेल ओन करेंसी, ये क्या करेगा, सेल कर देगा। बेनिफिट क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अनुमानित बनाता है। और नोट पढ़ लीजिए, फिक्स्ड सिस्टम में सरकार को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप इंटरवेन करना पड़ता है ताकि वह दर स्थिर रहे। सिंपल सी है, इतना मत करिए। क्या होता है, अगर अपना रुपीस घट जाता है ना, तो क्या करेगी, वो डॉलर बेचेगी या खरीदेगी, ठीक है। देखिए, रुपीस बढ़ा या घटा, तो या तो डॉलर क्या होगा, डॉलर या तो जो RBI होगी वो क्या करेगी, या तो डॉलर क्या करेगी, सेल करेगी, या फिर क्या करेगी, बाय करेगी, डिपेंड करेगा कि क्या स्थिति है। डॉलर अगर पैसा घटा है तो क्या असर हुआ है, पैसा बढ़ा है तो क्या असर हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, जो फॉरेन रिजर्व है उसके पास डॉलर है, उसको बेचेगी या खरीदेगी। सिंपल सी चीज ये समझ जाइए, ठीक है। तो ये कौन तय करता है, ये हमारी जो RBI गवर्नमेंट तय करती है, RBI उसको मैनेज करती है, और ये फिक्स्ड होता है, ये मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल सी चीज ये याद रखिएगा। चलिए आगे फटाफट समझ लेते हैं। अब गवर्नमेंट इसमें किस किस ढंग से इंटरफेयर करती है, तो देखिए, फर्स्ट है इसमें कि क्या है, अवमूल्यन, आपका डिवैल्यूएशन। ये तब होता है जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के तहत सरकार आधिकारिक और तौर पर मुद्रा की कीमत कम करती है। डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन बाजार द्वारा होता है, डिवैल्यूएशन सरकार द्वारा होता है। डेप्रिसिएशन किसके द्वारा होता है, बाजार द्वारा, और डिवैल्यूएशन होता है सरकार द्वारा, याद रखिए, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत, जो मैनेज फ्लोटिंग, जिसको आपको डटी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, जो चाइना खूब यूज करती है। इसमें क्या होता है, ये डिपेंड तो करेगा मार्केट के अकॉर्डिंग,
मार्केट, ठीक है। लेकिन उसमें अगर उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ भी चीजें हो जाए, तो वहां पे आरबीआई जाके इंटरफेयर करती है। ओके, समझ गए। अब है हेजिंग। हेजिंग में क्या होता है, ये विनिमय दर में उतार चढ़ाव के जोखिम को बचाने की प्रक्रिया है। ये फॉरवर्ड मार्केट में खरीदारों और विक्रेताओं को हित में रक्षा के लिए किया जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ये जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो खरीदार होते हैं या जो बेचने वाले होते हैं, उनके हितों को देखते हुए ये चीजें की जाती है, जिसको कहा जाता है हेजिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैनेज फ्लोटिंग है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मैनेज फ्लोटिंग में केंद्रीय बैंक रेफरी की तरह काम करता है, जो केवल तभी सिटी बजाता है जब खेल रेट नियंत्रण से बाहर हो जाता है। समझ गए आप। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि डेप्रिसिएशन कब आता है, एप्रिसिएशन कब आता है, जो मूल्य ह्रास कब होता है। अपना मूल्य ह्रास आप मान लीजिए कि यूएसए डॉलर है, एक यूएस डॉलर कितने बराबर है, 45 रुपए के बराबर है। तो अगर 45 रुपए के बराबर है तो रुपए की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी, 0.022 यूएसडी, ठीक है। वहीं अगर यूएस $1 में हमें 50 रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपए उसकी वैल्यू है, तो इसकी हो जाएगी 0.020 यूएसडी। तो इसमें हमारा जो पैसा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है इसके मुकाबले, बस वो देखना है। तो इसमें हुआ क्या है, पहले था 0.022 से गिरा है ऊपर से, कितना हो गया है 0.02, तो इसमें क्या हुआ है, गिरावट आई है। रुपए में मूल्य ह्रास, डिप्रेशन हुआ है। इंपॉर्टेंट यह है, ध्यान दे, रुपए की संख्या बढ़ी है, लेकिन रुपए की संख्या क्या है, 45 से 50 हुई है, लेकिन उसका वास्तविक मूल्य जो था वो क्या है, डॉलर के मुकाबले गिरा है। आप ये जो न्यूज में पढ़ते हैं ना कि हमारा पैसा है वो डॉलर से इतना हो गया है, 80 रुपए बराबर हो गया है या 75 रुपए बराबर हो गया है, तो खुश मत होइए, वो पैसा गिरा है, ठीक है। उसकी जो रियल जो वास्तविक मूल्य है ना, वैल्यू है, वो गिरी है, बड़ी नहीं है, सिर्फ पैसा बढ़ा है, वो डॉलर के मुकाबले गिरा है। इसको डिप्रिसिएशन कहा जाता है। वही एप्रिसिएशन में क्या होता है कि अगर 45 रुपए था तो उसको किया तो 0.022 आया। अब क्या हुआ, पहले 45 था, अब क्या हो गया, 40 हो गया, कितना फर्क आ गया, 5 का फर्क आ गया। अब आप करो कितना हो जाएगा, 0.025 हो गया। तो अब क्या हुआ, पहले था 0.022, अब बढ़ के कितना हो गया, 0.025। तो यहाँ क्या हुआ है, हमारे जो पैसा था उसमें मूल्य वृद्धि हुई है, बढ़ा है। तो देखिए पैसा तो कम हुआ है, 40 था, ठीक है, 45 से कितना हुआ, 40 हुआ, 5 कम हुआ है, लेकिन हमारी जो मुद्रा क्या हुई है, मजबूत हुई है। जो वास्तविक वैल्यू थी ना, रियल जो वैल्यू थी हमारे पैसे की, वो क्या हुई है, यूएस के मुकाबले बराबर मजबूत हुई है, कह सकते हैं कि मजबूत हुई है, गिरी नहीं है। तो आप अगर पैसा बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि हमारी जो वास्तविक वैल्यू है गिर रही है, और अगर पैसा कम हो रहा है तो समझ लीजिए वास्तविक वैल्यू बढ़ रही है। ये इनवर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं फटाफट समरी बता देती हूँ पूरे चैप्टर की, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है इसका, कि पहले हमने पढ़ा कि बीपीओ, बीओपी और बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, पढ़ लिया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, विजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, और ये क्या होता है, केवल वस्तुएं, ओनली विजिबल जो चीजें होती है, गुड्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा पढ़ा था रियल रेट। रियल रेट में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, R = E × PF / T, ठीक है, ये परचेसिंग पावर को दिखाता है। मार्केट डायनेमिक्स पढ़ा था हमने, बाजार दर, बाजार के द्वारा तय और फिक्स्ड रेट, अपने फ्लेक्सिबल रेट और फिक्स रेट पढ़ लिया था। डिफरेंस आता है, ध्यान रखिएगा, ये बाजार पे डिपेंड करता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। मैक्स के कुछ लॉजिकल चीजें पढ़ी थी, जिसमें अगर पैसा अपना बढ़ रहा है तो मतलब समझ लीजिए गिर रहा है, वैल्यू उसकी गिर रही है। अगर पैसा गिर रहा है तो समझ लीजिए उसकी रियल वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। और फाइनल फॉर्मूला क्या था हमारा, FTM, ठीक है, विदेशी व्यापार गुणक, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो दिखाता है कि निर्यात अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ाता है, क्या बढ़ाता, क्या कहा था इसमें कि अगर हम इसमें कुछ भी छोटी चीज अगर निर्यात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में कितना चेंज आता है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, चीजें बेचते हैं थोड़ी बहुत भी, तो कितना चेंज आता है। दूसरी एक चीज बता देती हूँ आपको, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो समझ लीजिए अपनी देश की इकोनॉमी सही चल रही है, पैसा देश के अंदर आ रहा है। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, हम खरीद ज्यादा रहे हैं, तो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है। मैंने एक ही शॉर्ट के अंदर ये सारी जो पूरी क्लास थी आपको कवर करा दी है। इसकी जो PPT है हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी आपको। मिलते हैं इकोनॉमी की अगली क्लास में, जब तक के लिए सबको गुड बाय एंड टेक केयर।